प्रधान शिक्षक बहाली में जुटी शिक्षा विभाग, सक्षमता पोस्टिंग शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, शिक्षा विभाग अब प्रधान शिक्षक की बहाली में पूरी तरह से जुट गई है। जहां एक तरफ शिक्षा विभाग तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने जा रही थी, उनका पदस्थापन करने जा रही थी, और जब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का पदस्थापन संभव नहीं हो पाया तो उसके जगह पर अब शिक्षा विभाग प्रधान शिक्षकों की बहाली पहले करने का मन बना ली है। दोस्तों, आखिर शिक्षा विभाग पहले प्रधान शिक्षकों की बहाली क्यों करना चाहती है? इससे सरकार को क्या फायदे होंगे और शैक्षणिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग अब प्रधान शिक्षकों की बहाली में पूरी तरह जुट गई है। इससे पहले जहां रोस्टर क्लियरेंस को लेकर तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया था, अब जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा रोस्टर क्लियरेंस करते हुए शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया गया है और उसके आधार पर 50% आरक्षण के साथ ही रोस्टर क्लियरेंस किया गया है और सीटों की गणना की गई है। हम बताते चले दोस्तों कि प्रधान शिक्षक बहाली के लिए पहले ही फाइनल आंसर की जारी की जा चुकी है। अब सिर्फ बाकी रह गया है फाइनल रिजल्ट जारी करने की। इसी बीच ये खबर आई है कि 10 अक्टूबर के आसपास प्रधान शिक्षक से संबंधित रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा और इसके क्रम में सिर्फ प्रधान शिक्षकों की ही बहाली नहीं की जाएगी, प्रधानाध्यापक की भी बहाली की जाएगी और इसका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही थी कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सितंबर महीने में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति के तहत विद्यालय का पदस्थापन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच वह पोस्टिंग खटाई में चली गई है और उसके आधार पर प्रधान शिक्षकों की बहाली सबसे आगे उभर कर आ गई है। इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। शिक्षक बड़े ही गुस्से मिजाज में दिख रहे हैं और इन बातों को भली भांति शिक्षा विभाग के साथ साथ बिहार सरकार भी समझ चुकी है, क्योंकि एक ही बिंदु नहीं, राजकर्मी के दर्जे को लेकर शिक्षकों की मांग आज से नहीं वर्षों से है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तो बड़ी शर्तें ये रखी थी कि शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी शर्त रखी कि नए विद्यालय में पदस्थापित होते ही उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल सकता है, उसके बाद ही वो तमाम शिक्षक राजकर्मी बन सकेंगे। इसे भी शिक्षकों ने स्वीकार कर लिया। जब तमाम चुनौतियों को शिक्षकों ने स्वीकार कर ली, उसके बाद भी जब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं प्रदान किया गया, जिसका नतीजा है कि आज की तारीख में बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। सिर्फ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों में ही गुस्से का माहौल नहीं है, इन्हें तो राजकर्मी बनाने की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोष व्याप्त है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में, क्योंकि ऐसे शिक्षकों की भी ये मंशा थी कि ज्यों ही नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन शुरू होता है उसके जस्ट बाद हमारा भी स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जो भी नीति का निर्धारण किया गया है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति जब ही लागू होगी, एक तरफ जहां पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो दूसरे तरफ स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो इससे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों में भी रोष व्याप्त है। तो वहीं मूल कोटि के शिक्षकों की बातें की जाए तो वैसे भी ढेर सारे आज की तारीख में शिक्षक हैं जो अपने गृह जिले से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत बड़ी आशा थी कि किसी तरह अगर हमारा जिला ट्रांसफ़र हो जाता तो अपने घर में आकर हम सभी नौकरी करना प्रारंभ कर देते। इन तमाम कोटियों के शिक्षकों के बीच में आशाएं लगी हुई थी, परंतु सभी की आशाओं पर शिक्षा विभाग ने पानी फेर कर रख दिया है, जिसके कारण शिक्षकों में काफ़ी रोष व्याप्त है और काफ़ी गुस्से मिजाज में दिख रहे हैं बिहार के तमाम शिक्षक। इन्हीं गुस्सों को समाप्त करने के लिए, इन शिक्षकों के रोष को समाप्त करने के लिए उन्हें दूसरे दिशा में कन्वर्ट करने जा रही है बिहार शिक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्रधान शिक्षक की बहाली शुरू कर दी जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि 10 अक्टूबर के आसपास निश्चित रूप से प्रधान शिक्षकों से संबंधित
रिजल्ट का प्रकाशन अवश्य ही कर दिया जाएगा। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी प्रधानाध्यापक की बहाली संबंधी रिजल्ट का प्रकाशन भी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, शिक्षा विभाग ये जानती है कि जिन शिक्षकों का पदस्थापन होना है, जिन शिक्षकों का ट्रांसफर होना है, उन्हीं शिक्षकों में से ये शिक्षक हैं जो प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं और प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं। तो ज्यों ही प्रधान शिक्षक की बहाली प्रारंभ होगी, निश्चित रूप से ये तमाम शिक्षकों में रोष कम होगी, इनके गुस्से में कमी आएगी। अब आइए दोस्तों कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन नहीं हुआ, लेकिन प्रधान शिक्षक की बहाली सरकार क्यों करना चाहती है। इसके पीछे का एक लॉजिक तो मैंने बता दिया। दूसरा कारण ये है दोस्तों कि शिक्षा विभाग के बस की ही बात नहीं है कि शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए, क्योंकि एक तरफ बार बार ये बातें कही जाती है कि हम इन कोटियों के शिक्षकों को राहत प्रदान करेंगे, तो हम इन कोटियों के शिक्षकों को राहत प्रदान करेंगे। अब तो ये भी बातें आ गई कि जिन शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी उनके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही शिक्षकों द्वारा आवेदन किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं है कि एक साथ तमाम कोटियों के शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाए। वो नियोजित शिक्षकों की बातें मैं कर रहा हूँ जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है, 1,87,000 शिक्षक। ऐसे में क्रमबद्ध तरीके से ही शिक्षकों का पदस्थापन संभव हो सकता है, जिसके तहत अगर 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से 40,000 संख्या कम हो जाएंगे। अब शिक्षा विभाग के ऊपर बोझ पड़ेगा सिर्फ 1,47,000। 1,47,000 में भी एक साथ अगर शिक्षा विभाग चाहेगे कि हम नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन कर दे तो उनके बस की बात नहीं है। पहले या तो पति पत्नी शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक या फिर गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों को पदस्थापित करना होगा। उसके बाद महिला शिक्षिकाओं को पदस्थापित करना होगा। उसके बाद ही अन्य पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन करना होगा। लेकिन हम बता दें दोस्तों कि 1 कोटि के शिक्षकों का अगर पदस्थापन होता है तो यह ऐसी बात नहीं है कि 15 दिनों में पूर्ण हो जाएंगे, 20 दिनों में, 1 महीने में। इसके लिए भी शिक्षा विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और 1 कोटि के शिक्षकों का पदस्थापन करने में कम से कम 3 महीने से कम नहीं लगेंगे। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो 1 कोटि में अगर 3 महीने लगते हैं, 4 कोटियों में शिक्षकों को अगर विभक्त किया जाता है तो निश्चित रूप से 1 वर्ष लगेंगे। तो इस आधार पर कोटिवार शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए। इससे पहले शिक्षा विभाग चाहती है कि क्यों नहीं 40,000 प्रधान शिक्षकों की बहाली पहले की जाए, क्योंकि यूं ही 1 कोटि का निर्माण हो जाएगा और 40,000 शिक्षकों का पदस्थापन हो जाएगा। भले ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं, लेकिन प्रधान शिक्षक के रूप में अवश्य इनका पदस्थापन हो जाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग ये जानती है कि पहले अगर प्रधान शिक्षकों की बहाली कर दी जाती है और उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन होता है तो वही प्रधान शिक्षक इन शिक्षकों को अपने विद्यालय में योगदान कराएंगे। सारे के सारे विद्यालय प्रधान शिक्षक से परिपूर्ण हो जाएंगे और शिक्षक का पदस्थापन होते ही विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। तो इस आधार पर शिक्षा विभाग चाहती है कि शैक्षणिक व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं हो, इसके लिए भी प्रधान शिक्षक की बहाली पहले होना अनिवार्य है। अब आइए दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर शिक्षा विभाग जब प्रधान शिक्षकों की ही बहाली करने जा रही है तो इसकी बहाली कब करेगी? क्या विशिष्ट शिक्षक की तरह प्रधान शिक्षक की बहाली को भी खटाई में डालकर शिक्षा विभाग छोड़ देगी? दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार की यह अंदर की इच्छा है कि किसी तरह विधानसभा भंग हो जाए और बिहार में चुनाव हो जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इतना साहस नहीं दिखा पाते हैं कि वो विधानसभा को भंग कर दे और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। उनके अंदर भी ये डर समा चुकी है कि अगर हो सके हम अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, विधानसभा को भंग कर देते हैं, अगर हमारे ही जदयू के आधे से ज़्यादा विधायक भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बिहार में बन जाएगी। उस वक्त हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार को इन बातों से भी डर है। भले ही उनकी इच्छा है कि भाजपा के समर्थन से बिहार में विधानसभा भंग हो जाए और चुनाव प्रारंभ हो जाए, लेकिन दोस्तों, भाजपा का समर्थन बिहार में फिलहाल चुनाव कराने की ओर नहीं है।
भाजपा उचित समय पर ही बिहार में चुनाव चाहती है और जब भाजपा का समर्थन नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार वो जादू की छड़ी नहीं है कि अपने पार्टी के तमाम विधायकों को संभाल कर रखने में सक्षम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार डरेंगे और विधानसभा को भंग नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में संभव ये दिख रहा है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली निश्चित रूप से 10 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट प्रकाशन होने के बाद ही प्रारंभ कर दी जाएगी। सबसे पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसी में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद शिक्षकों का विद्यालय आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सामान्य प्रक्रिया दिख रही है प्रधान शिक्षक की बहाली में। इसमें किसी को भी कोई राहत देने की बात नहीं कही गई है। जिन शिक्षकों को जो भी जिला आवंटित किया जाएगा, जो भी विद्यालय आवंटित किया जाएगा, जिस तरह से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का पदस्थापन हुआ था उसी प्रकार प्रधान शिक्षकों का भी पदस्थापन होगा। हो सकता है इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग पूर्व की सेवा के आधार पर महिला शिक्षिकाओं को राहत प्रदान कर दे, ये अलग की बात है। लेकिन फिलहाल जो नीति दिख रही है, जैसे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का विद्यालय आवंटित हुआ था, ठीक उसी प्रकार भी प्रधान शिक्षकों का भी विद्यालय आवंटित हो सकता है और उन्हें उस विद्यालय में जाकर योगदान करते हुए उस विद्यालय के बागडोर को संभालना होगा। तो इस तरह से प्रधान शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षक बंधुओं को हम कहना चाहेंगे कि आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, आप बहुत जल्द प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि यह शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।